हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जंगीड़, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। सीएलसी ने आपको पूरे साल भर के दौरान तैयार किया माइनर टेस्ट के द्वारा, उसके बाद बायोकेम टेस्ट, उसके बाद फिजिक्स इको, उसके बाद डीसीएम और अब दंगल। अब आप नीट की तैयारी कीजिएगा, नीट के जीत की तैयारी कीजिएगा दंगल टेस्ट सीरीज के साथ। सीएलसी की दंगल टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 कोड नंबर ए डिस्कस करने जा रहा हूं, फिजिकल वाला पार्ट। आइए एक एक करके क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस और एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे गए या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी रखता है, उसी क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं एक एक करके। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम दे रखा है, 2 mole of ideal gas expanded reversibly and isothermally from 10 liter to 100 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। हीट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस विल बी। कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 मोल आदर्श गैस है, उत्क्रमणीय एवं समतापीय रूप से 10 लीटर से 100 लीटर तक प्रसारित होती है। इस प्रक्रम में सम्मिलित उष्मा कितनी होगी, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का एन आर टी एल एन ऑफ दी V2 बाई V1। ये फॉर्मूला होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर डेल्टा यू जीरो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अपन अप्लाई करें तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ये आएगा। इट मीन्स Q इज इक्वल टू माइनस का W। इट मीन्स ये हो जाएगा nRT ln ऑफ दी V2 बाई V1, Q की वैल्यू। तो Q इट इज इक्वल टू N कितना मोल दे रखा है, 2 मोल। R के टर्म्स में चाहिए, टेम्परेचर 300 केल्विन। टेम्परेचर केमिस्ट्री में हमेशा केल्विन में पुट करें। ln ऑफ दी V2 100 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा ln 10। ln के टर्म्स में ही देना है आपको आंसर। 600 R ln of the 10, 600 R ln of the 10, it means fourth is the correct answer, fourth is the correct answer। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, select the compound in which central atom present in its highest oxidation state। उस यौगिक का चयन कीजिए जिसमें केंद्रीय परमाणु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। अगर HNO2 में बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो आएगा +3, जबकि नाइट्रोजन की जो रेंज होती है वो होती है -3 से लेके +5, तो हाईएस्ट तो नहीं है अभी तक। H2S2O8 मार्शल एसिड है, इसमें +6 है। अभी अगर फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की ट्राई करोगे तो आपको लगेगा +7 है, बट इसके अंदर 2 परऑक्साइड बॉन्ड है, 2 परऑक्साइड पर ऑक्सीजन है, एक परऑक्साइड बॉन्ड बना हुआ है। तो सल्फर का होता है -2 से +6, मींस हाईएस्ट आ गया। H2S2O8 की बात करें तो ये वाला इसका स्ट्रक्चर है, ये लीजिए। इस सल्फर का भी +6 है, दूसरे वाले सल्फर का भी +6 है। H2S में -2 हो गया एंड H2N2O2 के अंदर +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +1। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से वाले में है, H2S2O8 में। इट मींस आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, सिंपल सा बस ये ध्यान रखना, इसके अंदर +7 नहीं आएगा। डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ओके, नेक्स्ट बात करें, बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। बोला एक उष्माशोषी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, साम्य नियतांक किस पर निर्भर करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर एंड सेकेंड वन मोड ऑफ द रिएक्शन, मींस स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन एंड रिएक्शन को लिखने के तरीके के ऊपर। इसका मतलब टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली टेम्परेचर एंड मोड ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट
आपको बोला नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.2 मोल ऑफ C6H12O6 इज 0.2 मोल C6H12O6 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है? नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाई एटोमिसिटी। ये लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसा आएगा? मोल इंटू Na। ये लीजिएगा मोल इंटू Na, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एटोमिसिटी कितनी देर की इसमें? हाइड्रोजन की 12 मल्टीप्लाई बाई 12, इट इज द 2.4 Na। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, बहुत एलिमेंट्री से क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक एनसीईआरटी बेस के है। नेक्स्ट देखिएगा, बोला इफ एंथैल्पी ऑफ कन्वर्शन of graphite and diamond respectively are -x and -y kilojoule per mole, then enthalpy change for the allotropic conversion of graphite to diamond will be। यदि ग्रेफाइट तथा हीरे की दहन एंथैल्पी क्रमशः इतनी है तो ग्रेफाइट का हीरे में अपरूपीय रूपांतरण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन होगा। देखिए कंबशन की ये सी ग्रेफाइट हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ग्रेफाइट है प्लस O2, ग्रेफाइट बोले तो कार्बन ही है, CO2 है, इसका एंथैल्पी चेंज माइनस का x। डायमंड लिया ये लीजिए, प्लस O2 लिया ये लीजिए, माइनस का y। ठीक है, ये तो डेटा गिवन है। अब अपन को क्या लेके आना है? ग्रेफाइट टू डायमंड। इसका मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है, ग्रेफाइट कन्वर्टेड इनटू डायमंड। ये लो, अगर ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब ये फर्स्ट -2 करने पर आएगा, तो डेल्टा HR भी फर्स्ट -2 कर दीजिएगा, -x माइनस का y, तो ये हो जाएगा y माइनस x। y माइनस x होना चाहिए, y माइनस x बोले तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट बात करें, यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग का मात्रक। देखो रेट ऑफ द रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन जो होता है वो टाइम होता है। ओके, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन की यूनिट तो मोल पर लीटर होता है, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये इसकी यूनिट हो जाएगी। चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे कैसा भी ऑर्डर हो, आंसर फर्स्ट हो गया। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि अपन क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट याद करके जाते हैं। तो अपन को लगता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ गया तो रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट नहीं पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है रेट की यूनिट क्या होगी। तो आपको आता सब है अब, लेकिन आपका बस कॉन्फिडेंस क्या है, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है, उसी से डिसाइड होगा। ओके नेक्स्ट 69, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द CO2 एट सेम टेम्परेचर इज। समान ताप पर ऑक्सीजन की औसत चाल और CO2 की वर्ग माध्य मूल चाल का अनुपात बताओ। ऑक्सीजन का V एवरेज 8RT अपॉन पाई M, ये होता है 8RT पाई M की वैल्यू 32, इट इज द RT अपॉन 4 पाई। ओके, VRMS फॉर CO2 ये कह रहा है √3RT बाई M, √3RT बाई 44, दोनों का रेशियो लेना है V एवरेज टू VRMS का। अगर इसका रेशियो लिया जाए, RT से RT कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 1/4 पाई, ये हो जाएगा 3, 44 चला गया ऊपर, ये कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट में 11/3 पाई, अंडर रूट में 11/3 पाई, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके जी नेक्स्ट, सेलेक्ट द पेयर ऑफ सॉल्यूशन विच कैन फॉर्म एन एसिडिक बफर। अम्लीय बफर बनाने वाले विलयन के युग्म का चयन कीजिएगा। एसिडिक बफर तब बनेगा जब वीक एसिड हो, एसिडिक बफर तब बनेगा जब एक तो वीक एसिड हो प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग
बेस हो, ठीक है। इसमें से वीक एसिड एसिडिक एसिड है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे H2SO4 क्या दे रखा है आपको, H2SO4 एसिड दे रखा है, तो ये तो रिएक्शन कभी होगी नहीं, अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो कभी सॉल्ट बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा एसिडिक एसिड और NaOH दे रखा है, तो रिएक्शन तो होगी, अगर रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में ये लो CH3CONA बन जाएगा। हाँ, इसने यही बोला है कौन सा बना सकता है, अब ये बनेगा तो तभी जब ये एक्सेस में हो, बट ये बनाएगा पैर तो। HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो नहीं बनाएगा, HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं बनाएगा, तो आंसर क्या आ गया, सेकंड। ये अंडरस्टूड है कि ये कंडीशन में क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा तब बनेगा। ओके, नेक्स्ट बात करें 71, फ्रैक्शन ऑफ टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर ऑफ द FCC यूनिट सेल इज। FCC एक कोशिका के काय केंद्र पर उपस्थित कुल अष्टफल की रिक्तियों का प्रभाज है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको मालूम है टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है वो होती है 4, कहां कहां पे होती है, एक तो होती है बॉडी सेंटर पे, और बाकी होती है एज सेंटर पे। एज सेंटर पे कितनी होती है, 12 एज होता है, 12 एज का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1/4 करोगे तो 3 आएगा। अब बोलो बॉडी सेंटर का 1 है, टोटल कितना है 4 है, तो कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई किया 1/4, ये लीजिएगा फर्स्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए 72, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज। कोलाइडी कणों के नीचे बैठने का प्रक्रम क्या कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है, स्कंदन कहलाता है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और सेटलिंग मींस सेटलिंग या फिर प्रेसिपिटेट से कोलाइड बनाने को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें 73, pH ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ 0.1 m CH3CONA इज। पीके दे रखा है 0.1 मोलर CH3CONA के जलीय विलयन का pH क्या होगा, सॉल्ट है, ठीक है। इस सॉल्ट मींस ये सॉल्ट बना हुआ किसका है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है, तो इसका pH 7 प्लस हाफ ऑफ दी pK प्लस log C होगा, ये लीजिए 7 प्लस हाफ pK 4.7 प्लस log 10⁻⁻1, 7 प्लस 1/2 4.7 माइनस 1 3.7 1.85, इट इज द 8.85, ये आंसर आ जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा हाँ देखिएगा नेक्स्ट सेक्शन बी में 96 नंबर प्रॉब्लम, इन द जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.8 ग्राम ऑफ द सैंपल इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के आकलन की जो जेल्डाल या केल्डाल विधि है उसमें 0.8 ग्राम का सैंपल है, उसमें मुक्त अमोनिया जो है वो 20 ml 0.5 मोलर H2SO4 के द्वारा उदासीन होता है। देखिए अमोनिया बेसिक नेचर का है और H2SO4 एसिडिक नेचर का है, तो इक्विवेलेंस दोनों के बराबर होंगे। अमोनिया का इक्विवेलेंस इक्विवल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 करना है आपको, पहली बात, ठीक। अमोनिया का इक्विवेलेंस मेरे को मास कैलकुलेट करना है, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट 17 होता है। इसका इक्विवेलेंस मोलारिटी इंटू एन फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, 20 इंटू 10⁻³ यहां से मास कैलकुलेट कर लेते हैं अपन 0.34 ग्राम, ये अमोनिया का मास आ गया। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए अगर आपको तो 14/17 इंटू मास ऑफ अमोनिया 0.34 डिवाइड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा अपने पास, यहां से हटा लिया जाए तो 2 टाइम्स हो जाएगा 28 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, इट इज द 35% इज द करेक्ट आंसर, सेकंड करेक्ट आंसर हो गया।
ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस आपको लगाना है। नेक्स्ट 97, इन ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, if A and B were added in molar ratio of 2:3, then the vapor pressure of B in the solution will, A तथा B के एक द्विअंगी विलयन में A तथा B को 2:3 के मोलर अनुपात में मिलाया जाए तो विलयन में B का वाष्प दाब कितना होगा? The vapor pressure of B in the solution will be, ये आपसे पूछा गया है। तो अपन को B का वेपर प्रेशर चाहिए ना, वेपर प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट B इंटू एक्स बी, ये आएगा P नॉट बी इंटू एक्स बी आएगा। अब सुनिएगा, P नॉट बी इंटू एक्स बी आएगा तो P नॉट बी कितना दे रखा है 500, मोल का रेशियो दे रखा 2:3, अपन इसको यही मान ले, ये हो गया 3 अपॉन टोटल मोल कितने हो जाएंगे 5, तो ये हो जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300 और आएगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 97 का सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई सेल ऑफ प्लेटिनम H2H प्लस AU ये दे रखा है आपको, ये सेल दे रखा है, यहां से लेके यहां तक देखिएगा इट इज द एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां से लेके यहां तक कैथोड है, रिडक्शन हो रहा है। ये मेटल और उसके आयन का इलेक्ट्रोड है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है 0। अगर आप इसका नेट सेल रिएक्शन लिखते हो तो H2 हाफ H2 ले लीजिएगा, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन H प्लस बनेगा। रिडक्शन की लिखे कैथोड पर तो ये बनेगा। नेट सेल रिएक्शन की बात करें अगर अपन तो ये होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, यहां से Q क्या आ जाएगा H प्लस का क्यूब अपॉन AU3 प्लस इंटू प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3/2, Q बराबर Q इक्वल टू, अब देखो Q किसके बराबर होगा देखते जाइएगा। Q H प्लस कितना दे रखा है 1 दे रखा है, प्रेशर भी 1 है तो रहने दीजिए 0.1, इट इज द 10, ठीक है। अब देखिएगा इसका रिडक्शन का वोल्टेज दे रखा है 1.4, तो ई नोट सेल किसके बराबर आएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन वोल्टेज ई नोट H2 से H प्लस प्लस इसका रिडक्शन वोल्टेज AU3 प्लस से AU का, ये लीजिए ये दे रखा है 0, ये हो गया 1.4, इट मींस 1.4 हो गया फर्स्ट ऑफ थिंग। अपन को ई सेल कैलकुलेट करना है तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन n, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है 3 log ऑफ द 10, इट इज द 1.38 वोल्ट आएगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट 99, solubility of cadmium hydroxide in aqueous solution of 0.01 m NaOH will be, KSP आपको गिवन है, 0.1 m NaOH के जली विलयन में कैडमियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता कितनी होगी? अगर कैडमियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिखे अगर अपन कैडमियम 2++2 टाइम्स OH माइनस, इस बार NaOH के प्रेजेंस में बोला है तो पूरा OH माइनस कहां से आएगा NaOH से आएगा, इसको S कंसीडर कर ले तो OH माइनस से कितना आएगा 0.01, ये लीजिए। अब इसका KSP लिखे अगर अपन तो ये लिखा जाएगा ना कैडमियम 2+ की कंसेंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, KSP कितना हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 14, ये लीजिएगा। कैडमियम 2+ ये तो कैडमियम 2+ हो गया S, ये कितना हो गया 0.01 का स्क्वायर 10⁻⁴ कितना हो गया माइनस का 4, तो S बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻10, ये आएगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी। लास्ट प्रॉब्लम, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द विच सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, परमाणुवीय हाइड्रोजन की कौन सी श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में उपस्थित होती है? लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रावायलेट में होती है, बामर सीरीज जो होती है वो विजिबल में होता है, उसके अलावा जितनी भी होती है वो सारी किस में होगी
इंफ्रारेड में होगी, तो अपन को अल्ट्रावायलेट में चाहिए, तो लाइमन सीरीज इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो गलत हुए उनको तैयार करें, ठीक है, उन्हीं के ऊपर फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीएलसी की दंगल सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दंगल सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कशन करने जा रहे हैं। 74 प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इसका आईपीएस नोमेनक्लेचर बताना है। सिंपल सी बात है, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये आएगी, नंबरिंग कर लोगे। यहाँ पे 2 मिथाइल सब्सटेंट आ रहे, तो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, आंसर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम 75, आपको बताना है कौन सा टोटोमरीज में शो करता है। तो सिंपल सी बात है, टोटोमरीज के लिए एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, इसलिए आपके पास कौन सा आएगा, आंसर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए 76, सबसे पहले आपको बताना है किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जनरली बेसिक कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे क्या होगा, ये रेजोनेंस में आएगा, ये भी रेजोनेंस में आएगा और ये भी रेजोनेंस में आएगा, जबकि ये वाला रेजोनेंस नहीं आएगा, इसलिए दूसरे को इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है, अटैक करने की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट चलिए 77, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करा किसी के साथ, इसको आपको रिएक्टिविटी बताना है। जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सामने वाले पे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा जाए, बेंजीन रिंग है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें आ रही है, थर्ड में, तो आंसर थर्ड आ जाएगा। आगे चलिए, आपको बताना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सामने वाले के पास क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस में आ रहा है, इस जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ये भी रेजोनेंस में आ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, आर। उसके बाद में क्या क्यू होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 6 आ रहे हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 5 आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, पी की रिएक्टिविटी एस के मुकाबले में ज्यादा होगी, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला फिट हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए 79, आपको बताना है, इसमें हाइड्रेशन दे रखा है, तो हाइड्रेशन में बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ CH3 वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन किसी के अंदर मैच कर नहीं रहा है, इसलिए ये वाला जो प्रॉब्लम है बोनस के अंदर जाएगा भाई। आगे चलिए 80 वाला प्रॉब्लम, आपको बताना है बेस्ट रिएजेंट कौन सा इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, HBr लेता हूँ। HBr के अंदर मार्कोनी का रूल फॉलो करना, तो यहाँ पे Br आ जाएगा। अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, स्ट्रॉन्ग बेस है और 3 डिग्री अल्किल हैलाइड दे रखो, तो एलिमिनेशन होगा, तो वापस सेट जब प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वापस वही वाला प्रोडक्ट बन जाए, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर यहीं पे अगर मैं HBr परऑक्साइड मतलब R2O2 लेता हूँ, तो एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा, तो यहाँ पे क्या है बड़ा Br। उसके बाद में टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन लेता हूँ, तो सिंपल सी बात है, टर्सरी बेस है, मतलब बल्कि बेस, और बल्कि केस बेस के केस में हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट वाला मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो हमको चाहिए क्या था, इसको इसमें कन्वर्ट करना था, जो कि हो रहा है, तो आंसर नंबर कौन सा आएगा बड़ा, सेकंड आ जाएगा। आगे चलिए 81 वाला प्रॉब्लम, देखो लॉन पेयर पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस मारती, ये वाला बॉन्ड टूटने का चांस ही नहीं बनता, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला। लॉन पेयर पर इलेक्ट्रॉन H+ को लेगा, तो H इसके साथ जाएगा और I- यहाँ पे अटैक करेगा, तो CH3I साथ में PHOH, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। आगे चलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन क्या है, एल्कोहल के अंदर CH3CHOH इस टाइप का स्केलेटन मौजूद होना चाहिए, इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड और CH3 वाला स्केलेटन मौजूद होना चाहिए, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड भी होगा, फोर्थ में C डबल बॉन्ड और CH3 नहीं आ रहा है, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ABC, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। आगे चलिए 83, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा। और ध्यान रहे, नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो आपके पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए 84, सिंपल सी बात है, टॉलिन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हो तो आपके पास बेंजोलेट का फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट चलिए 85, देखो एल्डिहाइड कीटोन जब भी ZnHg कॉन्केसियल क्लेमेंसन रिडक्शन का एग्जांपल है, क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर C डबल बॉन्ड उस CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलिए NH2OH-, ये वुल्फिसनर रिडक्शन का रिएजेंट है, और उसमें भी क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन का C डबल बॉन्ड और CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI
सभी फंक्शनल ग्रुप को अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये वाला भी C डबल बॉन्ड और CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका देखो ABC तीनों ही आपके पास क्या होंगे, अल्केन होंगे। नेक्स्ट चलिए 86 KMnO4, टोलिन की रिएक्शन जब KMnO4 के साथ कराओगे तो ये वाला जो CH3 जो है टोलिन का COH में कन्वर्ट होगा। ASOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो C डबल बॉन्ड OCl आ जाएगा। H2PDBSO4, BSO4 क्या है, पॉइजन है, इसलिए यहाँ पे इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो कंप्लीट रिडक्शन ना होके पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा। ये वाला कैलेमेंसन रिडक्शन का केस है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजोडिएट, जो कि ऑप्शन सेकंड के अंदर मैच करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, PHBB बेसिकली एक पॉलीमर होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल है। इसकी फुल फॉर्म क्या, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वोल्टेट, मतलब ऑप्शन सेकंड वाला मैच कर ले, सॉरी थर्ड वाला मैच कर लेगा। नेक्स्ट देखो ये एग्जांपल किसका है, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर दे रखा है, और एस्पिरिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड और साथ साथ एनालिसिस के, तो ऑप्शन फोर्थ वाला मैच करेगा, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट चलिए फिनॉल, सिंपल सी बात है, फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन जो होता है ना वो एंटीसेप्टिक होता है, जबकि 1% सॉल्यूशन जो है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, फोर्थ वाला मैच कर लेगा। नेक्स्ट चलिए 90 ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ कराते हैं तो N हेक्सेन बनता है, और N हेक्सेन के अंदर कोई कायरल कार्बन मौजूद नहीं होता, तो कायरल कार्बन कितने आएंगे आपके पास, 1 आ जाए, सॉरी 0 आ जाएगा, तो आंसर फर्स्ट मैच कर लेगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवरत्न जहांगीर, टीम केमिस्ट्री, टीम CLC दंगल 2 के वीडियो सॉल्यूशन। स्वागत है आपका। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट का अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। नीट एग्जाम के कुछ ही दिन शेष बाकी है। आज स्टूडेंट्स डेट होगी 6 जुलाई और 17 जुलाई की आपकी नीट है। आपने साल भर दिमाग से शांत रहकर पढ़ाई की है, अब वो समय आ गया है कि दिल लगाकर अपन पेपर देंगे और तबाही मचाएंगे, ठीक है ना। CLC की ऐतिहासिक मेहनत के आप सहभागी रहे हो, आपने सैकड़ों क्लासें ली आपने, और रिजल्ट आपका बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। और इस पेपर में भी अगर कोई 1-2 क्वेश्चन आपके अगर बाय द वे गलत हुए हैं, छोड़े हैं आपने, तो उनसे भी आप जरूर सीख कर और फाइनल एग्जाम के अंदर अपियर हों। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट का सॉल्यूशन अपन देखेंगे। तो 51 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। अपने को स्टूडेंट्स इनकरेक्ट अपने को पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला अपने को जो दे रखा है इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें, तो जैसे अपन बात करें, देखो स्टूडेंट्स HF, HCl, HBr और HI, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो स्टूडेंट्स 1s2p से बना है, ये 1s3p से बना है, ये 1s4p से बना है, और ये 1s5p से बना है। साइज ऑफ p ऑर्बिटल बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, साइज ऑफ p ऑर्बिटल जो है वो बढ़ रहा है, और साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ने से स्टूडेंट्स एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो घटता है। इससे क्या होगा, इससे बॉन्ड कमजोर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और H+ देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और आप ये कह सकते हो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर इस साइड में जाने पर बढ़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अपने को दिया क्या, देखो एसिडिक है ना, स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपने को गड़बड़, तो आंसर तो स्टूडेंट अपने को मिल गया है, आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। लेकिन अपन बाकी को चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन जानते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही ऑर्डर होता है, और काफी फेमस क्वेश्चन है। थर्ड पीरियड के अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कम रिपल्सन फील होगा एज कंपेयर टू, है ना, सेकंड पीरियड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, ज्यादा रिपल्सन फील होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें स्टूडेंट, तो अपन जानते हैं कि ग्रुप के अंदर साइज बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो ये भी करेक्ट दे रखा है। और एटॉमिक साइज की बात करें स्टूडेंट्स, तो अपन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे जाने पर सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो अपने ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है। अपने को पूछा है स्टूडेंट्स इनकरेक्ट, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 52, इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज ऑफ मेटल कार्बोनिल द CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द ऑर्डर।
स्टूडेंट्स ये सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नीट में आप मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये वाला। तो अगर अपन मेटल कार्बोनिल बॉन्ड की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, मेटल कार्बन बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन जानते हैं कि कार्बन के पास में एक प्रकार से वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ होता है। यहां पर ये तो अपने पास डीके ऑर्बिटल हो गए जो फील्ड है, और यहां पर वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ, वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ, यहां पर बैक डोनेशन होगा स्टूडेंट्स। और बैक डोनेशन होने से मतलब मेटल के पास जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, आप ये कह सकते हो सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी। ये चार्ज डेंसिटी का मान ज्यादा होना, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होना। अगर मेटल के पास नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, आप ये कहोगे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग एक प्रकार से सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। और उससे क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हो कि CO बॉन्ड स्ट्रेंथ तो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई स्टार एबीएमओ में डोनेट हो रहा है, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर पाई स्टार एबीएमओ में जाता है तो डीस्टेबलाइजेशन होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अगर जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, आप ये कह सकते हो कि उतना पाई स्टार एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट होगा, बॉन्ड ऑर्डर उतना घटेगा। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम जो है वो किस में आएगा स्टूडेंट्स? देखिए अपन इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। आपने को पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? आपने वो क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होना ही चाहिए मेटल का, और इसमें CO बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा? तो जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा मेटल पर, उसका CO बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज वाले का क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो स्टूडेंट्स अपने पास जो नेगेटिव चार्ज है ना, वेनेडियम, देखो वेनेडियम V-Cr और Mn+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आप ये कहोगे कि इस वाले मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, और सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होने से CO बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा यहाँ पर, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO सबसे कम इसकी होगी। तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने को दे रखा है CONH3 का होल थ्राइस, CONH3 का होल थ्राइस Cl3। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कंपाउंड है, Ma3B3 टाइप का कंपाउंड है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें तो इसके बहुत ही फेमस 2 फेसियल और मेरिडाइनल बनेंगे इसके अंदर। आप जानते हो स्टूडेंट, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 सेम लिगेंड जो है, अगर सिस पोजीशन पर अपन रख दे, ठीक है ना, ये वाले अगर 3 सेम लिगेंड जो है वो मान लो अपन यहां पर रख दिए, ठीक है ना, तो ये एक पर्टिकुलर एक फेस हो गया, और दूसरा जो लिगेंड है वो अपन यहां पर रख देंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? फेसियल। ये कौन सा हो जाएगा? फेसियल। और अगर मैं आपको ये कहूं कि 3 सेम लिगेंड जो है, ठीक है ना, मेरिडाइनल पे आप रख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 लिगेंड आपने यहां पर रख दिए, और बच गए जो 3 लिगेंड वो आपने बच गई पोजीशन पर रख दिए, तो ये कौन सा होगा बोलो? ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें, ये मेरिडाइनल है, ठीक है ना, अगर 3 सेम लिगेंड है, इस टाइप का आइसोमर कौन सा होगा? मर आइसोमर। तो अब ये बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको डिस्कस किया है। तो Ma3B3 का जब भी केस आता है तो उसके अंदर फेक और मर आइसोमर बनते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पूछा अपने को इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो PTBrCl, तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया स्टूडेंट? MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना, MABCD। और अपन जानते हैं कि है ना, प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम यहाँ पर +2 के अंदर है, और प्लेटिनम अगर +2 के अंदर होगा तो आप जानते हो स्टूडेंट
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा यहाँ पर, DsP2। तो यहाँ पर 3 आइसोमर बनेंगे और उन तीनों आइसोमर को बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल होगा। आप एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर दो और ट्रांसफर आप जो है वो लिगेंड चेंज करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिगेंड यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है, और ट्रांसफर में लिगेंड चेंज कर रहा हूँ, एक बार बी रख दिया, एक बार सी रख दिया और एक बार डी रख दिया। फिर बच गए जो लिगेंड है वो आप कहीं भी रखो, जैसे फॉर एग्जांपल सी और डी बच गए, यहाँ पर बी और सी बच गए, ठीक है ना, और यहाँ पर बी और सी बच गए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर बी और डी है ना, डी। तो ये 3 यहाँ पर ज्योमेट्रिकल, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर प्लानर MF4 कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल MF5B कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट। अगर अपन बात करें MF4 की, ठीक है ना, MF4 की बात करें तो यहां पर कोई GI नहीं होगी। आपको अगला केस दे रखा है कौन सा, ऑक्टाहेड्रल में MF5B। तो अपन जानते हैं स्टूडेंट, अगर मान लो 6 में से अपने पास 5 लिगेंड जो है वो सेम है, एक लिगेंड आपका डिफरेंट है, तो इसको कहीं भी रखो, रेस्पेक्टिव पोजीशन कोई चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। लेकिन अपने को जो नेक्स्ट दे रखा है, टेट्राहेड्रल बिस ग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर स्टूडेंट्स अपन बात करें इसके अंदर लास्ट वाले केस में, तो आपको टेट्राहेड्रल बोला है, और टेट्राहेड्रल केस के अंदर 2 केस ऐसे हैं, MAB का होल ट्वाइस जिसमें एसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है, या फिर आप ये कह सकते हो MABCD मोनोडेंटेड लिगेंड हो। ये 2 केस है जिसमें ऑप्टिकली क्या होगा स्टूडेंट, एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अपना ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, और अपने को इनकरेक्ट ही पूछा है, तो आंसर कौन सा होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अपन क्वेश्चन नंबर 54। अमंग हेक्साहेलाइड ऑफ सल्फर SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल ड्यू टू। तो स्टूडेंट अगर अपन बात करें सल्फर की, अगर कोवलेंसी यहाँ पर 6 है, ठीक है, सल्फर की कोवलेंसी 6 है, तो स्टूडेंट इस टाइप का अगर कंपाउंड स्टेबल होता है तो निश्चित रूप से स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सल्फर के चारों तरफ अगर 6 आप एटम साइड एटम रखने जा रहे हो, है ना, तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, स्टेरिक क्राउडिंग की। लेकिन फ्लोरीन काफी छोटा है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कम स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, कम त्रिविम बाधा के कारण एक प्रकार से कंपाउंड जो है अनएक्सेप्शनली स्टेबल होता है। अगर अपन बात करें HCl6, ठीक है ना, तो ये कंपाउंड स्टेरिक क्राउडिंग के कारण क्या होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन अपन SF6 को अपन स्टेबल क्यों बताते हैं स्टूडेंट, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर साइज कम होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 55। ये क्वेश्चन स्टूडेंट जिनोन के फ्लोराइडों के हाइड्रोलाइसिस का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं पूरे कंप्लीट इससे रिलेटेड टॉपिक की, तो अपन जानते हैं जिनोन जो है वो कितने टाइप के कंपाउंड बनाता है। अगर इसके अपन हेलाइड बनाए, ठीक है ना, फ्लोराइड बनाए, तो ये अपने पास 3 टाइप के फ्लोराइड है। इनकी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हो तो अक्सियो, ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा 2HF। अब ये कंपाउंड और फर्दर टूट जाता है स्टूडेंट ऑक्सी प्लस हाफ O2 के अंदर। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना, चलो अपन अगली रिएक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर आपको इस टाइप की रिएक्शन होती है। वैसे आप जानते हो कि 4 ऑक्सीजन में से इसमें एक ऑक्सीO3 कंपाउंड बनेगा और एक कंपाउंड ऑक्सीO बनता है, और यहाँ पर टोटल 8HF बनेगा। हालांकि ये कंपाउंड फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अनस्टेबल होने के कारण टूट जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट है ना, वो ऑक्सीO3 हो गया, HF हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और अगर जिनोन भी दे रखा होगा तो अपन इसको भी ले लेंगे। तो अपन इसके प्रोडक्ट भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो अपना हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या बोला, देखो ऑक्सीF4 रिएक्ट विथ वाटर टू गिव। तो अपन जानते हैं कि एक तो ऑक्सीO3 बनेगा, ठीक है, O2 भी दे रखा है अपने को, HF भी दे रखा है, तो अपना आंसर कौन सा होगा, 4th आपका आंसर करेक्ट होगा।
बाकी आप HCF6 के हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन भी देखें, ये भी सोचें कि कौन सी रेडॉक्स है कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, मैच लिस्ट 1 to लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको कुछ मेटल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, निकल, Zn, एल्यूमिनियम और कॉपर, और आपको जो सेकंड जो लिस्ट है उसके अंदर आपको कुछ प्रोसेस दे रखे हैं, पॉलिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, मॉन्स प्रोसेस और डिस्टिलेशन। स्टूडेंट ये प्रोसेस जो है ना, ये कौन सी प्रोसेस है? ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? प्यूरिफिकेशन प्रोसेस या रिफाइनिंग प्रोसेस आप कह सकते हो, ठीक है ना। अब ये रिफाइनिंग प्रोसेस जो है मेटलर्जी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ, निकल का अपन मॉन्ट प्रोसेस के द्वारा करते हैं, वेरी फेमस, जिसमें वेपर फेज रिफाइनिंग की बात करते हैं। इसमें अपन इस टाइप का कोई रिएजेंट काम में लेते हैं जो मेटल के साथ में तो कोई वोलेटाइल कंपाउंड बनाए लेकिन इंप्योरिटी के साथ में वो रिएक्शन नहीं करे। तो अपन जानते हैं कि निकल के साथ में अपन जब रिएक्शन करवाते हैं तो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड अपन पास करते हैं, तो वोलेटाइल कंपाउंड वहां पर कौन सा बनता है स्टूडेंट्स? निकल टेट्रा कार्बोनिल, जिसको फर्दर अपन और वापस से वोलेटाइल अलग कर सकते हैं इंप्योरिटी से। तो ये मॉन्ट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर Zn की बात करें स्टूडेंट तो डिस्टिलेशन की बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, और इंप्योरिटी और मेटल के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस हो तो अपन डिस्टिलेशन, मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को लेकर अगर अपन मेटल और इंप्योरिटी में लार्ज डिफरेंस हो तो अपन लिक्वेशन काम में लेते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलिसिस काम में लेते ही हैं और कॉपर के लिए पॉलिंग प्रोसेस। तो अपन इसको मैच करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट में 3rd आएगा और सेकंड के अंदर 4 आएगा, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर होगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, स्केडियम प्लस 3 जो है हाईली स्टेबल बिकॉज अपन जानते हैं कि स्टूडेंट डी ब्लॉक के अंदर आप जानते हो एक तो 3rd या 3rd बी ग्रुप जो है और एक लास्ट डी ब्लॉक का ग्रुप कौन सा? 12th और 2nd बी। ये ग्रुप जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। स्केडियम की अगर अपन बात करें तो स्केडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d1 4s2, ठीक है। अब अपन ये कह रहे हैं कि अगर स्केडियम +2 बनाए, ठीक है ना, तो आर्गन 3d1 कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर रिलीज कर दे तो यहाँ पर आर्गन वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इसलिए स्केडियम +2 शो नहीं करता, स्केडियम +3। तो ड्यू टू स्टेबल आर्गन कॉन्फ़िगरेशन ये कंपाउंड जो काफी ज्यादा स्टेबल बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो अपन देखो स्टूडेंट, एक तो अपने को CH4 दे रखा है, तो CH4 की अगर मैं बात करूं, अगर CH4 की अपन बात करें तो देखो स्टूडेंट, लोन पेयर यहां पर एब्सेंट है, सराउंडिंग यहां पर क्या है बोलो? सेम। वेक्टर सम जो है वो क्या आएगा? वेक्टर सम जो है वो कितना आएगा बोलो? 0। इसलिए ये क्या आ जाएगा बोलो आपके पास? नॉन पोलर। तो अगर मान लो लोन पेयर एब्सेंट हो और सराउंडिंग सेम हो, मतलब साइड एटम सेम हो, तो वेक्टर सम हमेशा ही कितना आता है? 0। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन पोलर। CH4 ही नहीं, जैसे PCl5 हुआ, SF6 हुआ, ऐसे कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो अपने को पता लग गया एक तो CH4 का तो सबसे कम होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर भी नहीं होगा। तो आंसर तो आपका कौन सा होगा? फर्स्ट। लेकिन फिर भी अपन चलो चेक करते हैं स्टूडेंट। NF3 की बात करूं तो अगर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर प्रेजेंट है, NH3 की बात करें तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल शेप होगी और इसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट है, और एक अपने पास H2O है। इसके अंदर अपन देखते हैं कि, तो देखो स्टूडेंट, एक तो चीज आप ध्यान रखें, आपके अभी नीट एग्जाम पास में ही है, डाइपोल मोमेंट के अंदर आप हमेशा ध्यान रखें जो बेंट या एंगुलर मॉलिक्यूल है ना, बेंट और एंगुलर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका पिरामिडल से क्या होता है? डाइपोल मोमेंट ज्यादा। अब अगर अपन यहां पर बात करें स्टूडेंट तो अपन ये कह सकते हैं कि लोन पेयर की ओर वेक्टर बनेगा, इस पिरामिड का जो है वो वेक्टर इस साइड में बनेगा। तो यहां पर सबट्रैक्टिव सम आएगा, सबट्रैक्टिव सम मतलब घटाने से एक प्रकार से वेक्टर आएगा, और यहाँ पर इस लोन पेयर के कारण डायरेक्शन इधर होगी और पूरे पिरामिड के कारण जो रिजल्टेंट वेक्टर सम आएगा तो यहाँ पर एडिटिव सम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? एडिटिव सम। और एडिटिव सम आने का मतलब हो गया कि म्यू का मान किस में ज्यादा आएगा बोलो?
NH3 के अंदर NF3 की तुलना में ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट अपने पास बेंट मॉलिक्यूल का आएगा, उसके बाद अमोनिया का क्योंकि इसमें एडिटिव वेक्टर सम आ रहा है, और फिर NF3 का क्योंकि सब्सट्रैक्टिव वेक्टर सम आ रहा है, और फिर CH4 की अगर अपन बात करें तो वहां पर म्यू का मान क्या आएगा 0, नॉन पोलर है। तो आंसर कौन सा होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके ऑर्गेनिक के सॉल्यूशन में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 60, कॉपर को जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अपन रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। स्टूडेंट अगर अपन बात करें कि वैसे हाइड्रोजन के ऊपर जो ECS में जो मेटल्स होती है, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा हूं, इनकी रिएक्शन जब अपन डाइल्यूट एसिड या वाटर से अपन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शन अपन डाइल्यूट एसिड या वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन स्टूडेंट अगर आपके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग डाइल्यूट एसिड, जैसे डाइल्यूट HNO3 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण ये इन नीचे वाली मेटल्स के साथ में भी रिएक्शन कर लेगा। लेकिन डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन जब आप कॉपर से करवाते हो, ठीक है ना, तब प्रोडक्ट NO बनता है, और अगर आप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो वहां पर NO2 बनता है। ये NCERT की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें Zn के साथ में भी रिएक्शन आप स्टूडेंट ध्यान रख सकते हो। आंसर इसमें कौन सा होगा? थर्ड। आपको क्वेश्चन में पूछा है फॉस्फिन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक का नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन है। व्हाइट फॉस्फोरस की अगर आप रिएक्शन करवाते हो, ठीक है ना, NaOH के साथ में अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो स्टूडेंट्स आप जानते हो इसके अंदर सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और फॉस्फिन बनता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन जब आप करवा रहे हो किसके साथ में? वाटर के साथ में, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा बोलो? फॉस्फिन बनेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें फॉस्फिन बन रहा है। फॉस्फोनियम आयोडाइड, फॉस्फोनियम आयोडाइड की रिएक्शन अगर अपन KOH के साथ में करवाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर Ki बनेगा, H2O बनेगा और फॉस्फिन यहाँ पर बनती है। तो स्टार्टिंग की तीनों रिएक्शन में आपको फॉस्फिन मिल रही है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। PCl5 को अगर आप ट्रीट करते हो वाटर के साथ में तो स्टूडेंट आप सभी जानते होंगे PCl5 को अगर अपन वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस होगा। यहाँ पर सबसे पहले POCl3 बनेगा और H, है ना, HCl बनेंगे 2। फिर फर्दर POCl3 पर जब अटैक होगा वाटर मॉलिक्यूल का तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर इस टाइप से रिएक्शन अपन शो करते हैं, ये 3 HCl भी निकल जाएंगे। ओवरऑल अगर अपन रिएक्शन की बात करेंगे तो ये 5 HCl निकल गए, ठीक है। तो आपको इधर ये कंपाउंड POOH का होल थ्राइस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन, तो यहाँ पर तो H3PO4 बनता है। जब PCl5 का हाइड्रोलाइसिस होता है तो फॉस्फोरिक एसिड बनता है, और जब PCl3 का हाइड्रोलाइसिस होता है तब क्या बनता है? फॉस्फोरस एसिड। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अपने इसके अंदर आंसर तो अपने को मिल गया है कि किसमें फॉस्फिन नहीं मिलेगी। आंसर फोर्थ के अंदर आंसर आपका कौन सा होगा? 4, जिसमें आपको फॉस्फिन नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, सिलेक्ट लाइम आपका आंसर जाएगा। बिल्कुल ये ऑप्शन आप ध्यान रखें, आपने हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके पढ़े, टेम्परेरी हार्डनेस हो चाहे परमानेंट हार्डनेस हो, ठीक है ना। आपने बॉइलिंग के द्वारा सारे आयन रेजिन मेथड सारे आपने पढ़ रखे होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद में स्टूडेंट अपन बात करते हैं, सिलेक्ट द कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम प्रेजेंट इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो कंपाउंड अपने पास नाइट्रोजन के हैं, अपने पास सल्फर का है, बस 2 ही एलिमेंट के कंपाउंड ऑक्सी एसिड हाइड्राइड है अपने पास। तो नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है? +5, और सल्फर का हाईएस्ट कौन सा होता है? +6। तो अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स HNO2 के अंदर, तो HNO2 के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा आएगा? +3। H2S में अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है कौन सा? -2। H2N2O2 के अंदर अपन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो अपन बात करें +1। H2S2O8 की अगर अपन बात करें तो H2S2O8 की अगर अपन बात करें तो देखो
ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पेरोक्सी लिंकेज आ गया। आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +6 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा, +6। तो सल्फर जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे कौन से कंपाउंड में मिल रहा है, सेकंड के अंदर, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपन। ये फिजिकल केमिस्ट्री के आपने सॉल्यूशन देख लिए होंगे, या फिर हो सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के बाद में आप सोल्व करो। अपन नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन जो आया है उसकी अपन बात करते हैं। इसी टाइप का पेपर स्टूडेंट नीट के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप बड़े इसमें अगर कोई क्वेश्चन में गलती हुई है तो ऐसे क्वेश्चन को आप जो तैयार करें, ठीक है ना, अभी भी टाइम है। कुछ इंपॉर्टेंट कोई रटने वाली चीजें आ जाती है मान लो, है ना, पढ़ते टाइम, तो उनको एक साइड में कागज में आप लिख सकते हैं, ताकि एग्जाम के पहले वाले दिन कभी गाड़ी में आप जाओ इधर उधर, है ना, सेंटर पे जाओ तो तैयार कर सको, ठीक है। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा है, मैग्नीज के जैसे फॉर एग्जांपल MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O5, MnO3 और Mn2O7। यहाँ पर डी ब्लॉक के मेटल है, तो ये देखो +2, +3, +4, +5, +6, +7। आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ा, उससे क्या होगा, इनकी एक तरीके से En बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर घटेगा। तो आप ये कहोगे कि ये बेसिक है स्टार्टिंग वाले, उसके बाद में कोई एम्फोटेरिक आएगा, उसके बाद में एसिडिक आएगा, और मोस्ट एसिडिक आपका आंसर कौन सा होगा, Mn2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, है ना, 92। द बॉन्ड लेंथ इन O2, ये आपको दे रखे हैं सारे। MOT का एक बहुत ही आसान सा और ये जनरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर अपन बात करें, अपने पास देखो O2 -2, O2 -O2 और O2 प्लस। अपन जानते हैं कि यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर अपन बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, तो मैं ऊपर वाले ऑर्बिटल्स का अगर BMO - ABMO करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 6 - 2/2। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो किस में एंटर करता है, ABMO के अंदर, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5। और यहाँ पर बात करें तो अगला इलेक्ट्रॉन भी ABMO में एंटर करेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। और यहाँ पर कितना आएगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ABMO से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप ये कह सकते हो कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा, O2 माइनस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स अपन। ये आपने एनवायरमेंटल का आपने कर लिया होगा सोल्व। विच ऑफ फॉलोइंग गिव नाइट्राइट ऑन हीटिंग। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन है। तो अपन जानते हैं कि फर्स्ट Ma एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़कर बाकी जितने भी हैं उन सब के जो नाइट्रेट हैं वो थोड़े डिफरेंट मैनर में टूटते हैं, उनको गर्म करने पर नाइट्राइट मिलेगा, ठीक है। तो देखो लिथियम को छोड़ दो आप, बाकी जो फर्स्ट एक हैं इनको गर्म करने पर क्या मिलेगा आपको, नाइट्राइट मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा, थर्ड। काफी फेमस क्वेश्चन है थर्मल डिकम्पोजिशन का। क्वेश्चन नंबर 95, IUPAC नेम ऑफ H2PtCl6। तो स्टूडेंट जब एसिडिक आपके पास कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, तो हाइड्रोजन के लिए अपन कुछ लिखते नहीं है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन एक्वारेजिया की रिएक्शन करवाते हैं AuPt को घोलने के लिए, तब ये कंपाउंड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जैसे अपन Pt की बात करें तो अटैकिंग एजेंट एक्वारेजिया में क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन की प्रेजेंस में ये PtCl4 बनेगा, और फिर फर्दर HCl की प्रेजेंस में ये कंपाउंड जैसे H2PtCl6 इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये एसिड हो गया एक प्रकार से। तो एसिड में अपन ध्यान रखते हैं कि मेटल के नाम के लास्ट में एट नहीं लगाते हैं अपन, एसिड में अपन नाम इक लगाते हैं,
या S लगा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर प्लस का 4। तो अपन क्या नाम लिखेंगे इसका, हेक्सा क्लोरो या क्लोरिडो प्लेटिनिक, ठीक है ना, प्लेटिनिक 4 एसिड। इसी प्रकार के कंपाउंड जो है जैसे HAuCl4 हो गया, इसका नाम क्या होगा, टेट्राक्लोरोओरिक 3rd एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ये जेल्डाल मेथड का क्वेश्चन है आपके नाइट्रोजन का एस्टिमेशन का, और ये क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो स्टूडेंट्स आई होप बहुत अच्छा आपका पेपर हुआ होगा, और कोई एक दो क्वेश्चन गलत हुए हैं तो ये तो ठीक है, फिर भी अच्छी बात होगी, क्योंकि कोई गलती आपको पकड़ में आ रही है तो नीट में नहीं होगी गलती, ठीक है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नीट एग्जाम के लिए और आने वाले दंगल टेस्टों के लिए भी। थैंक यू।